हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीटेट 26 के लिए सीरीज चलाई जा रही है। दोस्तों, यूपीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए दोस्तों इस सेशन में आप लोगों को ईवीएस के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों सन 1972 में लागू किया गया था। दोस्तों इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी नोट करते रहिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों भारत में वन्य जीव के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए 9 सितंबर 1972 को यह अधिनियम लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम दोस्तों? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है? दोस्तों तो ये तालाब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा बनता है। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, तालाब में उत्पादक का कुल भार कम होता है, जबकि उन पर निर्भर बड़ी मछलियों का भार बहुत अधिक होता है दोस्तों, जिससे पिरामिड क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सतत विकास से संबंधित। दोस्तों एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपरदवच्छी की श्रेणी में आता है? तो जो केचुआ होता है दोस्तों, ये अपरदवच्छी की श्रेणी में आता है। इसकी व्याख्या देखिए, जो जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृत जीवों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अपरदवच्छी केचु कहा जाता है दोस्तों। और केचुआ क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। व्याख्या देखिए, ओजोन परत की सघनता या मोटाई को डाप्सन यूनिट से मापा जाता है और डेसिबल का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किस तत्व की अधिकता का कारण होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता का कारण दोस्तों। व्याख्या देखिए, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों के शरीर में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिससे शरीर क्या हो जाता है? नीला पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है और इसे अब किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों देखिए, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी दोस्तों। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट हुआ और वर्तमान में इसके बीच से ही बहने वाली नदी के नाम से इसे क्या कहा जाता है? रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में आप लोग करा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? दोस्तों देखिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या दोस्तों? प्राथमिक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राथमिक प्रदूषक है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रदूषक। लेकिन दोस्तों देखिए, ओजोन क्या? ये एक द्वितीयक प्रदूषक है दोस्तों, क्योंकि यह सीधे स्रोतों से नहीं निकलता, बल्कि हवा में अन्य गैसों की रासायनिक प्रक्रिया से बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो एजी टांसले ने किया दोस्तों। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए, एजी टांसले ने सन 1932 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, जबकि जो अर्नेस्ट हेकल थे दोस्तों, ये इकोलॉजी शब्द का दिया था। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस क्रेन है दोस्तों। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, सारस क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जो दलदली इलाकों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जेनान को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको जेनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? ठीक है, रेड डाटा बुक तो IUCN के द्वारा जारी की जाती है दोस्तों। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए, इसकी फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, IUCN की, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों ये संकटग्रस्त जो जीव की सूची रेड डाटा बुक में जारी की जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? 2002 में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन जो है दोस्तों, ये किस प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक है? तो ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं दोस्तों। व्याख्या देखिए, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते ही लाइकेन सूखने या नष्ट होने लगते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? दोस्तों जो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। व्याख्या देखिए, प्राकृतिक रूप से देखें तो जलवाष्प सबसे बड़ा योगदान देता है, लेकिन मानव जनित गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे प्रमुख है। इसकी व्याख्या, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये देहरादून में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में किस जिले से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चमोली जिले से हुई थी दोस्तों। देखिए व्याख्या, सन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में चमोली जिले के रेनी गांव में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैव विविधता का हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कम से कम कितनी स्थानिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए? तो 1500 दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को नोट करते रहिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों देखिए, विभिन्न वन्य जीव की आबादी के आकलन के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, जानवरों के पैरों के निशान पगमार्क से उनकी गणना की जाती है, विशेषकर बाघों के लिए दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीसीबी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत। ठीक है। अगला देखिए, आर्द्रभूमि के संरक्षण संबंधित रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, सन 1971 में हुआ था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए जितने भी क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है। इसकी व्याख्या देखिए, 2 फरवरी सन 1971 को ईरान के रामसर सम्मेलन में यह समझौता हुआ था, इसलिए हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को रोकने के लिए दोस्तों। ठीक है। व्याख्या देखिए, यह सीधे 1987 में हुई थी और 1989 में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है, ये नेम किसने दिया? तो लिंडमैन ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। व्याख्या देखिए, सन 1942 में रेमंड लिंडमैन ने बताया कि हर अगले पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है, बाकी जो 90% बचता है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, मिनीमाता रोग पानी में किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो ये मरकरी पारा से मिनीमाता रोग होता है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखिए, जापान की मिनीमाता खाड़ी में पारे के औद्योगिक प्रदूषण के कारण यह बीमारी पहली बार फैली थी और कैडमियम से क्या होता है? इटाई रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है दोस्तों? तो ग्लोबल हेक्टेयर दोस्तों। व्याख्या देखिए, यह दर्शाता है कि मानव जीवन को सहारा देने के लिए कितनी उपजाऊ भूमि और पानी की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर में स्थित है। अगला देखिए, कार्टजोना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? जैव सुरक्षा समझौता से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये नहीं है दोस्तों। ठीक है। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। लेकिन जो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गुरुग्राम भारत में स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत और फ्रांस ने मिलकर सन 2015 में इसकी शुरुआत की थी। इसका एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों। इस सेशन में आप लोगों को यूपीटेट एग्जाम ईवीएस के लिए 30 MCQ क्वेश्चन कराए गए दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।